जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 20 मटेरियल्स, इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक आपके इंक्लूडेड है, फॉर्मेट बाकी सारे फॉर्मेटिव है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर एंड अलॉइंग। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है, ये आपने आई थिंक चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर होता था आपका 10th का, जो पुरानी बुक होती थी उसमें भी आपने पढ़ा था, सारा वही है तकरीबन। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें चेंज है इसके अंदर। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मटेरियल्स में हम यहाँ पे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम ओर्स या मिनरल्स। सबसे पहले तो रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल डिटरमिन्स हाउ इट इज एक्सट्रैक्टेड। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये सीरीज पढ़ी थी कि सबसे रिएक्टिव मेटल कौन से होते हैं, ये वन और 2A वाले। उसके बाद आपके पास जिंक, आयरन और ये वाले आते हैं, और एंड पे आपके पास ये इनर्ट मेटल्स आते हैं। ये जो इनर्ट मेटल हैं ये वैसे ही तकरीबन आपको प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं। ये जो मेटल हैं ये आप बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस इसको ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये जो दरमियान में वाले हैं इनको आप क्या करते हैं, बाय रिडक्शन मेथड, किसी रिड्यूसिंग एजेंट से। ठीक है, तो ये इस तरह इनके डिफरेंट स्टेप्स हैं, इनको आप एक्सट्रैक्ट जो करते हैं। अब जो ज़्यादातर ये वाले जो मेटल्स हैं, ये वाले दरमियान वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये हमारे टॉपिक का पार्ट है। सबसे पहले तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मिनरल और में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, जितने भी मेटल्स हैं वो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, इनको कहते हैं मिनरल्स। जैसे आयरन है वो ज़मीन के नीचे पाया जाता है। ठीक है, कॉपर ज़मीन के नीचे पाया जाता है, इनको कहते हैं मिनरल्स। अब फॉर एग्जांपल ये आपकी अर्थ है, अर्थ की सरफेस है, इसके नीचे एक और ये पड़ी हुई मिनरल, ये पड़ी हुई, एक मिनरल ये, एक मिनरल ये, एक मिनरल ये चारों मिनरल ना कॉपर की हैं फॉर एग्जांपल। अब आपने इनमें से एक वायर निकालनी है और उसमें से आपने क्या लेना है, कॉपर लेना है। अब इन चारों में से जो आप सिलेक्ट करोगे ना, वो आपकी और बन जाएगी। अब किन फैक्टर्स को देख के सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे इन चारों में से मैं कौन सी सिलेक्ट करूँ जिसमें मुझे अच्छा ज़्यादा कॉपर मिले, सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा कम हो, आसानी हो रिएक्शन करने की। तो इन चारों में से सारे देख के हम अगर हमने ये सिलेक्ट कर ली तो ये हमारी और बन जाएगी। तो सारी मिनरल्स और नहीं हो सकती, लेकिन सारी और मिनरल लाजमी होती हैं। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस है। अब आपने सबसे पहले तो इनको क्या करना है, बाहर एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, आप पहले क्रश करेंगे इसको बाहर निकाल के, फिर ग्राइंड करेंगे छोटे छोटे पीसेज में, फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे, फिर करते हैं कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन में हम क्या करते हैं, अब जब आप क्रश और ग्राइंड करते हैं तो दो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। एक तो उसमें आपका मेटल होगा, दूसरा उसमें मिट्टी होगी, डस्ट वगैरह होगी, जिसको गैंग कहते हैं, गैंग पार्टिकल्स। अब इन दोनों को आपस में अलग करने के लिए कंसनट्रेशन कहते हैं। गैंग पार्टिकल्स को और मेटल पार्टिकल्स को अलग करना, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। इसके लिए आपने 10th में पढ़े थे, फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेटर, ग्रेविटेशन सेपरेटर। ठीक है, ये सारे आपने वहाँ पे पढ़े थे, अब इनकी डिटेल नहीं है। फ्लोटेशन में आप डेंसिटी की बेस पे और वेटिंग प्रोसेस करते थे, आप ऑयल और वाटर डालते थे, वो उसके साथ वेट हो जाते थे, फिर डेंसिटी की बेस पे वो अलग हो जाते थे। मैग्नेटिक में वो दो व्हील थे, एक मैग्नेट था एक नॉन मैग्नेट था, मैग्नेटिक वाले मैग्नेट खींच लेता है, दूसरे वैसे रह जाते हैं मिट्टी वाले। ग्रेविटेशन में वो आप उसको घुमाते थे तेज़ स्पीड पे, तो जो मेटल पार्टिकल्स वजनी थे वो दीवारों के साथ लग जाते थे। दरमियान में डस्ट पार्टिकल थे, वो फिर आप एयर ब्लो करते थे, वो निकल जाती थी। तो ये वो वाले, इनके सिर्फ नाम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आप करते थे रोस्टिंग। अब ये गैंग पार्टिकल तो अलग हो गए, अब ये मेटल्स, अब इसमें कुछ मेटल्स हमारे काम के हैं, कुछ उसके साथ अभी भी चीज़ें लगी। जैसे आपको जिंक चाहिए, जिंक के साथ जो सल्फाइड लगे, हमें नहीं चाहिए, हमें तो जिंक चाहिए। तो मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग। और मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। तो ज़्यादातर और आपके पास जितने भी ओर्स हैं ना, ओर्स ये आपके पास या सल्फाइड की फॉर्म में होती हैं या ऑक्साइड की फॉर्म में, याद रखना। ठीक है, इसी वजह से वो 6 ग्रुप को चैल्कोजन कहते थे, क्योंकि वो और बनाते हैं। तो द कंसनट्रेटेड ओर इज हीटेड इन एयर, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से लो होना चाहिए, इतना ऐड नहीं करना। तो ये देखो सल्फाइड है, आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सिर्फ ऑक्साइड बन गया। देखो, कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो ये अब मर्क्यूरस सल्फाइड जो है ये ऑक्साइड नहीं बनाता, इसका ऑक्साइड बहुत रिएक्टिव होता है, ऑक्साइड रिएक्टिव होता है, वो फौरन मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इधर आपको इधर ही मेटल मिल गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक तो मेटल, एक तो और वो है जो सल्फाइड से ऑक्साइड में चली गई, एक वो है जो डायरेक्ट मेटल बना दी, इधर स्टॉप कर देंगे। तीसरी ये है कॉम्प्लेक्स और, ये कॉपर की ओर है, लेकिन इसमें हमें आयरन तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ इसमें से कॉपर चाहिए। इसको पाइराइट कहते हैं, इसको साइनाबार कहते हैं, इसको जिंक ब्लेंड कहते हैं। हमें इसमें से कॉपर चाहिए, तो पहले कॉपर और आयरन को अलग करेंगे, फिर उसमें से कॉपर अलग करेंगे। अब ये सल्फाइट है, हमने स्मेल्टिंग रोस्टिंग की इसकी, तो कॉपर अलग हो गया, आयरन अलग हो गया, Cu2S और FeS। लेकिन हमने तो इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, अभी तक ये ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हुए। तो
तीन तरह की और हैं। कुछ और हैं जो सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगी, कुछ डायरेक्ट मेटल में चली जाएंगी, कुछ ऑक्साइड में हुई नहीं। इसका मतलब इनके लिए मजीद आपको एक स्टेप करना पड़ेगा, स्मेल्टिंग। अब स्मेल्टिंग में क्या होता है, ऑक्साइड को आपने कन्वर्ट करना है किस में, मेटल में। ये ऑक्साइड है, इसको ये मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहले मेटल बन चुका है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो सल्फर है, सल्फाइड है, तो स्मेल्टिंग में मेटल में नहीं जाएगा, ये पहले ऑक्साइड में जाएगा। तो इसके लिए एक स्टेप बढ़ जाएगा आपके पास। तो इसमें क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड बनाना है, मेटल बनाना है अपने फ्री मेटल। तो इसमें आप कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा या कार्बन खुद होगा, कोक या हाइड्रोजन होगी। जैसे आपके पास है ये Fe2O3, आपने रिड्यूसिंग एजेंट से रेड कराया तो मेटल मिल गया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। टंगस्टन ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से रेड कराया, टंगस्टन मिल गया, ये बन गया। जिंक ऑक्साइड है, अभी जो आपने पीछे बनाया, कार्बन से रेड कराया, जिंक। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स ओर्स हैं, कॉम्प्लेक्स ओर्स, ये अभी तक सल्फाइड में, इनके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, दो स्टेप करने पड़ते हैं। इनको दोबारा हीट करो। देखो पहले आपके पास जब आपने इसको अलग किया, सल्फाइड दो बने, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। अब इन दोनों को आप हीट करोगे दोबारा, तो रोस्टेड और वो जो रोस्टिंग जिसकी आपने की थी, रोस्टिंग के बाद जो आपको मिलती है ना, कंसनट्रेशन के बाद जो आपको मिलती है उसको कहते हैं कंसनट्रेटेड और, रोस्टिंग के बाद जो मिलती है उसको कहते हैं रोस्टेड और। तो रोस्टेड और आपने ली किनकी, कॉम्प्लेक्स की। तो उसमें आयरन सल्फाइड पहले ओ से रिएक्ट किया, दो चीज़ें थी ना उसमें, कौन कौन सी थी, Cu2S और FeS। अब आपने इन दोनों के अंदर दोबारा कोक डाल दी, सैंड डाल दी और 1100 पे दोबारा हीट किया, दोबारा रोस्टिंग की। अब इन दोनों में से जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो पहले रिएक्ट करेगा। तो आयरन सल्फाइड ज़्यादा रिएक्टिव, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और फिर ये ऑक्साइड इस सैंड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, Fe सिलिकेट। और ये सिलिकेट स्लैग है, ये ऊपर आ जाती है, इसकी डेंसिटी कम होती है, ऊपर आ जाती है, इसको हम अलग कर देते हैं। अब सारा का सारा तो नहीं रिएक्ट करता, कुछ अब अभी भी अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो जो अनरिएक्टेड FeS है और अभी ये भी पड़ा हुआ है, इन दोनों को कहते हैं मैट। इसको अलग किया। अब एक और काम, दोबारा एक दफ़ा हीट करेंगे, इसको कहते हैं बेस्मराइजेशन। बेस्मराइजेशन में क्या होगा, ये जो FeS है ये तो रिएक्ट कर गया, अभी ये पड़ा हुआ है, अभी ये रिएक्ट करेगा, और ये अगर थोड़ा बचा कुचा रह गया है तो ये होगा। तो बेस्मराइजेशन में बचा कुचा FeS पहले रिएक्ट करेगा और दोबारा स्लैग बना देगा। पीछे पर कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन से ऐड करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। जैसे ही कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ये बनते ही इस कॉपर सल्फाइड से जो रह जाएगा, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास 1 करोड़ मॉलिक्यूल हैं इसके, तो 1 करोड़ में से 10,000 ने या 1 करोड़ में से 50 लाख ने इससे रिएक्ट किया और ये बन गया। अब ये बन गए, अब जो बाकी 50 लाख हैं ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कॉपर बना देंगे। अब ये जो कॉपर आपके पास बना, ये है ब्लिस्टर कॉपर, क्योंकि जब ये बनता है ना, इसके अंदर ये SO2 गैस के जो बबल्स हैं वो बन जाते हैं। तो ये इस तरह का बनता है, ये कॉपर, इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे छाले से बने होते हैं, इसको कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ये 97 से लेकर 99 तक प्योर होता है। इसको प्योर करने के लिए हम करते हैं रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन। वो क्या होती है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये सिंपल था, आप याद करें ज़रा। इसमें आप इलेक्ट्रोलिटिक, ये हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक बनाते हैं। उसके अंदर आपके पास ये जो ब्लिस्टर कॉपर है, ब्लिस्टर कॉपर, इसको एनोड बना लेते हैं और कहीं से प्योर कॉपर लेके उसको कैथोड बना लेते हैं और इसको बैटरी से जोड़ देते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। ये आपके पास है इम्प्योर कॉपर यानी कि ब्लिस्टर कॉपर। ये आपके पास है प्योर कॉपर। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट वो डालते हैं जिसका एनोड बनना होता है, तो कॉपर सल्फेट का डाल देते हैं, ठीक है। बैटरी चला देनी। अब होना क्या है, एट एनोड क्या होना है, एट एनोड। अब देखो एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे जो कॉपर है इसके अंदर, कॉपर 0 जो कि सॉलिड फॉर्म में इस इलेक्ट्रोड का पार्ट है, वो आएगा कॉपर +2 एक्वस, सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा ना गिर के, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। देखो 0 से +2 में गया तो क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड, ये जो कॉपर +2 है जो कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन से लूज़ किए यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो सोल्यूशन के अंदर कॉपर +2 है, कुछ यहाँ से आएगा, कुछ ऊपर से नीचे आ रहा है, ये जाके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो कि एक्वस था, और जाके इसके ऊपर जाके इधर लग जाएगा, कॉपर 0 सॉलिड। इन शॉर्ट हो क्या, यहाँ से कॉपर उतर के नीचे आ रहा है, यहाँ ऊपर जाके लगी जा रहा है। कॉपर जो इम्प्योर कॉपर है बोले सारा टूट जाएगा। आप देखेंगे इसके नीचे छोटी सी ऐसे मड पड़ी होगी, एनोड मड। अब ये जो 97 से 99% प्योर है, ये इसके अंदर 2 to 3% एनोड मड थी। एनोड मड क्या है, अदर मेटल्स लाइक सिल्वर, प्लाटिनम, गोल्ड, ये थे। ये रिएक्ट ही नहीं करते किसी चीज़ से। जब सारा कॉपर टूट के ऊपर चला जाएगा, ये नीचे बैठ जाएंगे। इसका मतलब अब ये जो कॉपर आपके पास 100% प्योर हो गया। तो यहाँ ऐसे आप एक्सट्रैक्शन, क्रशिंग, ग्राइंडिंग से लेकर यहाँ तक आप
किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, प्योर करते हैं। ये तो होगी इसकी एक्सट्रैक्शन। मज़ीद इसको करने के लिए डिस्टिलेशन भी कर ली जाती है। मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए डिस्टिलेशन में मेल्टिंग पॉइंट की बेस पे सेपरेट करते हैं। उसके बाद आप ये जो आप इसी तरह सारे जो भी मेटल निकाल लेते हैं, फिर उनकी एलॉइंग करते हैं। एलॉइंग क्या करते हैं, एक मेटल को दूसरे मेटल से करके मिक्स करके और नया चीज़ बना लेते हैं। जैसे अब आयरन है, आयरन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी है वो कोरिजन कर देता है। तो अगर उसके अंदर मैं स्टील डाल दूँ, सॉरी क्रोमियम डाल दूँ या सिल्वर डाल दूँ, वो ऐसे हैं जिनको ज़ंग नहीं लगता, लेकिन वो सॉफ्ट होते हैं। अगर इन दोनों को मैं मिक्स कर दूँ तो हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी आयरन से आ जाएगी और जो रेजिस्टेंस ना होने वाली प्रॉपर्टी कहाँ से आ जाएगी, उधर से। तो एक नया मटेरियल बनेगा, दिस इज कॉल्ड एलॉय। ठीक है, तो इनको बनाते कैसे हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है मेल्टिंग और मिक्सिंग। इनको पहले दो मेटल लिए, दोनों को मेल्ट किया और मिक्स करके ठंडा कर दिया, बन गया। फिर इनको पाउडर मेटलर्जी भी है, दोनों को पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उनको कंडेंस करके हाई प्रेशर पे एक नई शेप दी जाती है, उनके दरमियान में पोर्ट से बन जाते हैं पार्टिकल। फिर मैकेनिकल अलॉइंग है, ठीक है, वेल्डिंग वगैरह से आप उनको तोड़ते हैं, फिर उनको मिक्स करके वेल्ड कर देते हैं, ठीक है, नया चीज़ बन जाता है। ठीक है, फिर इनकी शेपिंग कैसे करते हैं, कास्टिंग से। मोल्टन अलॉय जो है उसको हम मोल्ड करके एक अपनी शेप दे देते हैं, ठीक है। फिर इस तरह फॉर्गिंग है, रोलिंग है, मैकेनिक है। तो ये आप बुक से इसकी रीडिंग कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। एलॉइंग का छोटा सा टॉपिक है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ये मेन चीज़ समझाने वाली थी, मैंने समझा दी। चैप्टर 20 में बस यही है।